पीएम मोदी ने एक झटके में विपक्ष का खेल खराब कर दिया है। विपक्ष के नेता कोशिश तो खूब कर रहे हैं पीएम मोदी से मुकाबला करने की, लेकिन वो अपने हर मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे। राहुल गांधी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पीएम मोदी देश सेवा में लगे हुए हैं। देश भर में आज 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज संविधान दिवस 2025 पर पुराने संसद भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में किया जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संविधान दिवस पर हम अपने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी दूर की सोच हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हमेशा प्रेरित करती है। तो वहीं एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों की नींद गायब हो गई है। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हालांकि सबसे पहले बिहार में एसआईआर को लेकर शुरू हुआ बवाल धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने इसी साल जून के महीने में सबसे पहले बिहार में एसआईआर शुरू करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अभी तक इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। बिहार में एसआईआर पूरा भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, बिहार में चल रहे एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक दल इन राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अनुचित भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष के लोग तो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शक एसआईआर के पक्ष में हैं तो कमेंट में यस कर जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश दिया जा सके कि जनता एसआईआर के पक्ष में है। वहीं इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष और कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले शीतकालीन सत्र में एक नया धर्मांतरण निषेध कानून लाने वाली है। सरकार ये कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि बस्तर, जशपुर और रायगढ़ जैसे जनजातीय इलाकों में काफी समय से धर्मांतरण को लेकर विवाद और तनाव बढ़ रहा है। कई बार हालात इतने खराब हुए हैं कि पुलिस और प्रशासन को दखल देना पड़ा। अभी राज्य में मध्य प्रदेश का पुराना कानून लागू है, जिसमें धर्म बदलने से पहले डीएम की अनुमति लेनी होती है, लेकिन सरकार का मानना है कि ये कानून अब पर्याप्त नहीं है और इसे मजबूत करने की जरूरत है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के 1 साल बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी अपने लोगों को एक साथ रखने के लिए संघर्ष कर रही है। चुनाव में मिली हार के बाद एमवीए के 40 से ज्यादा दूसरे नंबर के उम्मीदवार सत्ताधारी महायुति में शामिल हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी तब से महायुति में शामिल हो गए हैं। एक एनालिसिस से पता चला है कि कुल 46 में से 26 बीजेपी में, 13 अजित पवार की एनसीपी और 7 एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा सत्ताधारी एनसीपी का एक पुराना उम्मीदवार भी बीजेपी में शामिल हो गया है। दर्शकों, राहुल गांधी विपक्ष और अपने नेताओं को एकजुट नहीं रख पाते हैं और फिर हार के बाद वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर हाल के दिनों में अपनी ही पार्टी के निशाने पर है। उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के किसी भी काम की सराहना की है तो उन्हें अपने ही लोगों ने किसी न किसी रूप से सुना दिया है। एक बार फिर उन्होंने वैचारिक शुद्धता से आगे निकलकर राजनीतिक व्यवहारिकता अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने विपक्ष शासित राज्यों से कहा है कि हमेशा वैचारिक शुद्धता के पीछे ना भागे और परिस्थितियों के अनुसार काम करें। दुबई में एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद ने कहा कि आइडियल राजनीतिक निरंकुशता से विकास को नुकसान हो रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में कहते हुए वो सुने जा रहे हैं कि लोग सिर्फ वैचारिक शुद्धता में दिलचस्पी रखते हैं, इस तरह से आप काम नहीं करवा सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपका राज्य केंद्र के साथ सहयोग नहीं करता तो आप काम कैसे करवा पाएंगे। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो एक टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो आरएसएस का मजाक उड़ा रहे हैं। इस पोस्ट के बाद बीजेपी की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। पार्टी ने संभावित पुलिस कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व संघर्ष गहरा गया है। वहां एआईसीसी 1 दिसंबर से पहले मुख्यमंत्री बदलने पर फैसला ले सकती है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 29 नवंबर को सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली जा सकते हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्हें शाम के वक्त वॉक करने में परेशानी हो रही है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट देश में चल रहे वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा भी उठा।
एक एक करके कांग्रेस के नेता नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर अब भी कांग्रेस के नेता की मुश्किलें बढ़ी हुई है। कांग्रेस के नेता जब भी बीजेपी को घेरने चलते हैं तो वो खुद घिर जाते हैं। राहुल गांधी जिस भी मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं वो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली से लेकर वोट चोरी के मुद्दे पर वो खुद बैकफुट पर आ गए हैं। वहीं बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन उनका ये मुद्दा भी फ्लॉप साबित हो गया। वहीं अब जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर भी बड़ी खबर सामने आई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी से लेकर जयराम रमेश समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। विपक्षी नेताओं ने खूब कोशिश की थी कि इस्तीफे को लेकर धनखड़ अपनी चुप्पी तोड़े और मोदी सरकार पर निशाना साधे, लेकिन धनखड़ ने अपनी चुप्पी साधकर विपक्ष और खासकर कांग्रेस को मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं दिया। वहीं अब जो खबर सामने आई है उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। दर्शकों, राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश की चिंता बढ़ती दिख रही है। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कथित अपमानित करने वाले आरोप को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी ने जयराम रमेश के खिलाफ उनकी चीयर लीडर वाली टिप्पणी को लेकर नई शिकायत को बहुत ही गंभीरता से लिया है। राज्यसभा की इस कमेटी की बैठक 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र से कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी ने इस मामले में कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के खिलाफ शिकायत को काफी गंभीरता से लिया है। मामला 2023 अप्रैल का है, जब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जयराम रमेश पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए ये शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार जयराम रमेश ने कथित रूप से तब कहा था कि सभापति को सत्ता पक्ष का चीयर लीडर नहीं बनना चाहिए और विपक्ष को भी सुनना चाहिए। इसको लेकर सदन की प्रिविलेज कमेटी की बैठक में उपसभापति हरिवंश के अलावा इसके सदस्यों में शामिल सुधांशु त्रिवेदी समेत दीपक प्रकाश, कार्तिकेय शर्मा, जी.के. वासन और सुरेंद्र नागर ने हिस्सा लिया। सूत्रों का कहना है कि कमेटी की बैठक में खुद जयराम रमेश पेश हुए और अपनी टिप्पणियों का बचाव किया। उन्होंने सदस्यों को यह समझाने की कोशिश की कि उनके चेयर के अपमान का कोई इरादा नहीं था। वहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि कमेटी को बताया गया है कि वो चेयर का पूरा आदर करते हैं। समिति किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी उपलब्ध सामग्रियों, कांग्रेस नेता की सफाई और सबसे बड़ा सवाल संसदीय आचरण को लेकर विचार कर रही है। अगर समिति को लगता है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो पहले वो इसकी प्रकृति निर्धारित करती है, उन परिस्थितियों पर गौर फरमाती है और उसी के आधार पर कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशें भेजती है। वहीं दूसरी तरफ संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा की ओर से एक बुलेटिन जारी कर सदस्यों को सदन के सामान्य शिष्टाचार के बारे में आगाह किया गया है। इस बुलेटिन में सदस्यों को याद दिलाया गया कि चेयर की ओर से जो भी रूलिंग दी जाती है उसकी सदन के अंदर या बाहर कहीं भी आलोचना नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें नारेबाजी से भी मनाही की गई है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका पहला संसदीय सत्र है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया कि चेयर की ओर से सदन की निर्धारित मान्यताओं के आधार पर ही निर्णय दिए जाते हैं और अगर ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं है तो आम संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए फैसला सुनाते हैं। फैसला सुनता है। चेयर की ओर से दिए जाने वाले निर्णय की सदन के भीतर या बाहर सीधे अथवा परोक्ष रूप से आलोचना नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, जाति के नाम पर राहुल गांधी जमकर राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने कई बार दावा किया है कि मोदी सरकार ने दबाव में आकर जाति जनगणना की घोषणा की, लेकिन ना तो वो सच्ची जाति जनगणना कराएगी और ना ही आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाएगी। वहीं दूसरी तरफ देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आते ही एक बड़ी लकीर खींच दी है। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है जिसे देश के हर पक्ष को समझना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम चाहे कुछ भी करें, हमें समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान ये बड़ी लकीर खींच दी है। ये टिप्पणी तब आई जब विभिन्न पक्षों ने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की 50% सीमा लागू रहने पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को जमीनी स्तर के लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित किए जाने की आशंका पर चिंता जताई है। जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को यानी एक दिन पहले ही सीजेआई पद की शपथ ली है।
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में आदिवासी आबादी अच्छी खासी है, इसलिए उन इलाकों में अकेले SC/ST आरक्षण ही 50% होगा। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 1931 के बाद कोई भी जाति जनगणना नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब एक नई जनगणना प्रस्तावित है, जिससे ओबीसी जनसंख्या प्रतिशत निर्धारित करने में मदद मिलेगी। वेबसाइट लाइव लॉ की एक खबर के मुताबिक CJ सूर्यकांत ने ये मानते हुए कि ओबीसी को पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता टिप्पणी की, ओबीसी को बाहर करके लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सकता है। बाद में न्यायाधीश ने अपनी राय व्यक्त की और कहा कि समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, तो इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वे केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रही है। ये पहली बार नहीं जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जाति विभाजन के खिलाफ बात की हो। फरवरी में बेंगलुरु स्थित एडवोकेट्स एसोसिएशन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि वो बार के सदस्यों को जाति धर्म के आधार पर विभाजित नहीं होने देंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय मालया बागची की पीठ महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 से रुका हुआ था। दिसंबर 2021 में न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसे ट्रिपल टेस्ट से संतुष्ट होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। बाद में राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए मार्च 2022 में जयंत कुमार बठिया आयोग का गठन किया। बठिया आयोग ने जुलाई 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने बठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले के कानून के अनुसार ओबीसी आरक्षण देते हुए 4 महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिया था। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के अधिकारियों ने इस आदेश का गलत अर्थ निकाला है कि आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। यह स्पष्ट करते हुए कहा कि बठिया से पहले की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश 50% की सीमा पार करने की अनुमति नहीं देता। पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि आरक्षण अधिकतम सीमा के भीतर होना चाहिए। दर्शकों, राहुल गांधी जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन CJ सूर्यकांत ने साफ कर दिया है कि समाज को जाति के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। दर्शकों, संविधान दिवस के मौके पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल, जिसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, उसमें आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक दलों की एकता की एक झलक भी देखने को मिली। पीएम और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई शीर्ष नेता एक ही मंच पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति मुर्मू ने की। उनके साथ मंच पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर CP राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री मोदी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता JP नड्डा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश राय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू एक मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि 2 दिन पहले ही यानी सोमवार को ही एक सरकारी कार्यक्रम से नदारद रहने पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा था। 24 नवंबर को ही जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। CJI के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल न होने से बीजेपी ने कड़ी आलोचना की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान का अनादर किया है। इसके बाद अब संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हाजिर न होने की हिम्मत राहुल गांधी नहीं जुटा पाए, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर उन पर हमला करती, जिसके बाद राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज के कार्यक्रम में राहुल और खड़गे दोनों ही मौजूद रहे। कार्यक्रम में संविधान के महत्व, उसके आदर्शों का आत्मसमन करने का संकल्प लिया गया। नेताओं ने कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की नींव है और इसके मूल्यों को बनाए रखना भी सभी का कर्तव्य है। इस दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर भी जोर दिया गया। वहीं संविधान दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है और ये औपनिवेशिक पहचान को त्याग करके राष्ट्रवादी भावना के साथ आगे बढ़ने का मार्गदर्शक ग्रंथ है। दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील चीजों को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की सराहना करती हूँ। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने की सराहना की और संविधान को एक ऐसा ग्रंथ बताया जो औपनिवेशिक सोच को खारिज करता है। उन्होंने मलयालम, बोडो,
तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, ओडिया, असमिया और मराठी सहित 9 भाषाओं में भारतीय संविधान संस्करण जारी किया। पहली बार कश्मीरी संस्करण भी जारी हुआ है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटाने की जो सराहना की है, वो राहुल गांधी को बिल्कुल भी रास नहीं आई। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा ये कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर हो, उससे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें